अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो क्या है, वो प्लेसेंटा है। ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटा क्या होता है कि बेबी और मदर के दरमियान गैस और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का ज़रिया है। ठीक है, मदर और बेबी के दौरान गैसेस और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के थ्रू होता है, वो प्लेसेंटा है। ठीक है, बेबी मदर के दरमियान कनेक्शन है। अब प्लेसेंटा का कुछ फीटल कंपोनेंट होते हैं, कुछ मैटरनल कंपोनेंट या मदर की तरफ से जो कंपोनेंट होते हैं। फीटल कंपोनेंट्स क्या है इसमें, साइटोट्रोफोब्लास्ट है और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, ये याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये कोरियोनिक विलाय दोनों के लेयर्स हैं। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, हमारे पास इनर लेयर ऑफ कोरियोनिक विलाय और सेल्स बनाने में हेल्प करती है, जबकि सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, एचसीजी को सिक्रीट करवाती है। ठीक है, अब ये एचसीजी क्या करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन करता है। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा क्या काम करता है कि एमएचसी होता है ना, एमएचसी उसकी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ताकि इस पर मदर के जो एंटीबॉडीज है ना वो एक्ट ना कर सकें। ठीक है, ठीक है, मदर का इम्यून सिस्टम जो है वो इस पर एक्ट ना कर सके। ये दो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के फंक्शन है। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एचसीजी प्रोड्यूस करता है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एमसीक्यूज के लिए। फीटल पार्ट कौन से हैं प्लेसेंटा के, साइटो और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एमसीक्यूज वाइज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से, एचसीजी की वजह से। अदर 2 ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो रहा होता है कि मदर से ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, ड्रग्स, वायरसेस वगैरह जो है वो इंटर हो रहे होते हैं। ठीक है, और जो सारे वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एट्सेट्रा हैं वो आउट जा रहे होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो याद रखनी है कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर की कौन सी एंटीबॉडी फीटस में एंटर होती है, आईजीजी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये भी एमसीक्यूज है। मदर की कौन सी एंटीबॉडी फीटस में एंटर होती है, आईजीजी। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई है। अगली चीज़ एक इंपॉर्टेंट आ जाती है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, सबको पता है कि बेबी को जो कवर करता है एमनियोटिक सेक है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से बेबी की मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, अब ये एमनियोटिक फ्लूइड ड्राइव कहाँ से होता है, फीटल यूरिन से। ठीक है, या फीटस के लंग के लिक्विड से। ठीक है, फीटल यूरिन से मेनली। ठीक है। अच्छा, क्लियर कैसे होता है, देखो यूरिन से बनता है ना, फिर फीटस के पास आता है, फीटस के अराउंड होता है, फीटस से फिर ये क्लियर कैसे होता है, फीटस इसे स्वॉलो कर देता है खुद। ठीक है, या मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, इंट्रामेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सही हो गया। अच्छा, अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमने पढ़नी है एमनियोटिक फ्लूइड के साथ, वो कौन सी है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज और ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। पॉली मतलब बहुत सारा, मतलब अब इंक्रीज हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ओलिगो का मतलब है कि डिक्रीज हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। सही है। अब क्यों हुआ, इन दोनों की कॉजेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एमसीक्यूज हैं। ठीक है, कॉजेज अब हम लोग कर लेते हैं। पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कॉजेज कौन सी है, कुछ फीटल मालफॉर्मेशंस, कौन कौन सी, ऑर्सिफिशियल एंड ड्यूडिनल एट्रेजिया, अगेन एंड अगेन रिपीटेड एमसीक्यूज। ऑर्सिफिशियल और ड्यूडिनल एट्रेजिया, एनेंसेफेली, बोथ रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू स्वॉलो द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, उसके अलावा डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट पेशेंट, फीटल एनीमिया, मल्टीपल गेस्टेशंस में भी पॉलीहाइड्रोएमनियोज का चांस होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये ओलिगोएंड्रोनियास, मतलब कि अब कम होगा। ठीक है, अब ये किस चीज़ में होगा, देखो फीटल यूरिन से बन रहा है ना एमनियोटिक फ्लूइड, इसीलिए अगर हमारे पास बायलैटरल रीनल एजेनेसिस होगी, मतलब अब यूरिन प्रॉपर नहीं फॉर्म हो रहा, तो हमारे पास क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा। या पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेव्स में कोई मसला है। ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेव्स हैं। अच्छा, या फिर हमारे पास यूरिन को एक्सक्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा अदर दूसरा क्या हो सकता है कॉज, वो है पॉटर सीक्वेंस में होता है। ठीक है, पॉटर सीक्वेंस की डिटेल मैंने आप लोगों को दी थी। अच्छा, ये वही हमारे पास लेयर्स आ गए हैं। ये देखो, ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये येलो सी,
ये हमारे पास साइट और ट्रोफोब्लास्ट है, ये फीटल कंपोनेंट्स, और ये हमारे पास बाहर वाला सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है। ये हमने फीटल पार्ट तो कर लिया है। जो मेटर्नल पार्ट है जो प्लेसेंटा में हेल्प करता है वो कौन सा है? डेसिडुआ बेसिलस, ये भी एमसीक्यूज में आता है। मदर पार्ट जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है वो कौन सा है? डेसिडुआ बेसिलस। क्या है डेसिडुआ बेसिलस? अब इसमें क्या है हमारे पास? स्पायरल आर्टरीज हैं, ठीक है। डेसिडुआ बेसिलस में स्पायरल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है, हम देखें। अब डेसिडुआ बेसिलस हमने ऊपर छोड़ दिया था ना। डेसिडुआ बेसिलस ड्राइव फ्रॉम एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरेंटल ब्लड न्यूक्लियस में क्या होता है? ब्लड होता है। ये बात समझ आ गई है आप सबको, ठीक है। अच्छा, अब आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो क्या है? वो हमारे पास ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है। हम ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, ट्विन प्रेगनेंसी क्या केसेस हो सकते हैं? या तो हमारे पास 2 एग्स थे और 2 स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया, ठीक है। ये एक ट्विन प्रेगनेंसी हो गई। एक ट्विन प्रेगनेंसी तब हो सकती है कि एक ही एग होता है और एक ही स्पर्म होता है, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन होती है, वो आगे जाके स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है। इसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी होती है। अब ये स्प्लिटिंग डेज पे डिपेंड करता है कि कितने डेज बाद स्प्लिटिंग हुई है, तो उससे हमें पता लगेगा कि सेम सेक में होंगे, सेम सेक, या जिसे हम कहते हैं मोनो एमनियोटिक, ठीक है, या डिफरेंट सेक होंगे, डायएमनियोटिक, ठीक है, या सेम कोरियोनिक विलाए होंगे जिसे हम कहेंगे मोनोकोरियोनिक, या फिर डायकोरियोनिक। समझ आ गई? एमनियोटिक सेक और कोरियोनिक विलाय के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग डेज पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब सीधा सीधा आप लोग इस फ्लो चार्ट पे आ जाओ। देखो, ये तो सिंपल था ना, डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक क्या था कि 2 एग्स थे, 2 स्पर्म्स थे और 2 जाइगोट बन गए, ठीक है, 2 जाइगोट बन गए, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमारे पास एक एग था और एक स्पर्म था, मोनोजाइगोटिक केसेस हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई, 2 सेल स्टेज आ गई। अब इस पॉइंट पे अगर 0 to 4 डेज के दरमियान स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है, 0 to 4 डेज के अंदर अंदर स्प्लिटिंग हो गई, तो दोनों का अपना अपना कोरियोनिक विलाय होगा और अपना अपना एमनियोटिक सेक होगा। डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विंस होंगे 0 to 4 डेज के अंदर अगर डिवीजन हो गई, ठीक है। अगर 4 to 8 डेज के अंदर डिवीजन हो गई तो कोरियोनिक विलाय दोनों शेयर करेंगे। कोरियोनिक विलाय सेम होगा लेकिन एमनियोटिक सेक दोनों का अलग होगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक। अगर 8 to 12 डेज के दरमियान स्प्लिटिंग हुई तो एमनियोटिक सेक भी सेम होगा, कोरियोनिक विलाय, इसे हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, ठीक है। और अगर 13 डेज के बाद, 13 फर्टिलाइजेशन के 13 डेज के बाद अगर स्प्लिटिंग हुई तो इस केस को हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक कंजॉइंट ट्विंस, ठीक है। कंजॉइंट ट्विंस होते हैं, ये बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये जो मोनोकोरियोनिक ट्विंस हैं, ठीक है, मोनोकोरियोनिक ट्विंस, अब इनमें क्या मसला आ सकता है कि देखो दोनों को सेम ब्लड सप्लाई जा रही है, दोनों ट्विंस को, तो एक ट्विन में ज़्यादा, एक ट्विन अपनी तरफ ज़्यादा ले लेगा, ठीक है, और एक ट्विन को कम सप्लाई मिलेगी। इसे हम कहते हैं ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम ये किस में होता है? मोनोकोरियोनिक ट्विन में, ठीक है। अनबैलेंस्ड मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द ट्विन्स इन द शेयर्ड प्लेसेंटा, नेट ब्लड फ्लो फ्रॉम वन ट्विन टू द अदर। डोनर ट्विन कौन सा होता है? जिसमें हाइपोवॉल्यूमिया और ओलिगोहेटेरोजेनियस होता है। जो रिसिपिएंट जिसको ज़्यादा सप्लाई मिल रही है इसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है? हाइपरवॉल्यूमिया पॉलीहाइड्रोएमनियस, ठीक है। जो डोनर ट्विन होता है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसे हम कहते हैं स्टक ट्विन अपीयरेंस। इस ट्विन कंडीशन की समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड।